Hello, myself Chandrajit Singh, Dr. Chandrajit Singh, एसेट प्रोफेसर। जैसा कि हम सेक्शन 53A संपत्ति तंत्र अधिनियम 1882 के कुछ कानूनी बिंदुओं पर, परिभाषा पर, उसके लागू होने न होने पर पूर्व के लेक्चर में वार्ता कर चुके हैं और ये जानने का प्रयास किया है कि किसी विषम परिस्थितियों में यदि व्यक्ति संपत्ति के अंतरण की संविदा के अनुसार या उसकी अनुपालना में कुछ काम कर चुका होता है या करने के लिए तत्पर रहता है तथा ऐसे संपत्ति को अपने कब्जे में प्राप्त कर लेता है या पूर्व से उसके कब्जे के अधीन है, तो प्रक्रियात्मक कुछ विशेष पहलुओं के कारण से उस संपत्ति को अंतरण करता बाद में अंतरण करने की प्रक्रिया से मना नहीं कर सकता। इसको दूसरे शब्दों में हमने आंशिक परिपालन का सिद्धांत के नाम से भी जाना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यदि हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को लागू करना चाहते हैं या आंशिक परिपालन के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं तो हमें इस संदर्भ में निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा या न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से ये जानना होगा कि यदि हम डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं या उसके अधिकारों का लाभ, उसके प्रावधानों का लाभ लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमें उस सिद्धांत में वर्णित शर्तों का पालन भी करना होगा। तो डेफिनेटली सेक्शन 53A gives statutory recognition to what had hitherto been regarded as the doctrine of part performance and applied by the Indian courts to cases where the transfer was not effected by a registered instrument। तो डेफिनेटली कई जगह पर संविदा होने के उपरांत भी उस संविदा में जो लिखा गया है, दस्तावेज लिखा गया है, उस संपत्ति के संदर्भ में उस लिखित दस्तावेज का पंजीकरण न होने पर ऐसे मतभेद सामने आते हैं। ऐसे मतभेदों का निस्तारण हेतु ही न्यायालय के द्वारा आंशिक परिपालन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस थ्योरी लागू की जाती है, लेकिन इसमें हमें निम्न शर्तों का पालन करना होता है। अचल संपत्ति के अंतरण की संविदा, जैसा कि पूर्व में भी हम जान चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स ओनली oral conversation is not enough unless until contract is made between parties। इसका मतलब संपत्ति का अंतरण, संपत्ति जो इसको बेचान करना चाहता है, इसको अंतरण करना चाहता है, अंतरण करता, ऐसे संपत्ति के संदर्भ में अंतरित व अंतरणकर्ता के मध्य संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार संविदा का होना अति आवश्यक है। केवल विचारों का आदान प्रदान या रजामंदी होना संविदा का पार्ट नहीं कहलाता है। यदि पक्षकारों में बातचीत के माध्यम से रजामंदी हो जाती है तो इसे भी कई बार वैध माना गया है, परंतु विधि द्वारा इसको परिवर्तन कराया भी जा सकता है। संपत्ति का अंतरण की संविदा एवं संपत्ति अंतरण में भेद है। आंशिक परिपालन सिद्धांत के मामले में लागू होता है संविदा, अर्थात संविदा होना ही आंशिक परिपालन सिद्धांत को लागू करने का एक मुख्य आधार माना गया है।
संपत्ति का अंतरण होना ये दूसरा पहलू है। संविदा संपत्ति के विक्रय विनिमय बंधक के लिए हो सकती है, अर्थात तो कोई भी तरीका जिसके माध्यम से संपत्ति का अंतरण होना संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में बताया गया है कि किसी भी एक माध्यम से एक या से अधिक माध्यम से संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। अर्थात यदि संविदा अवैध होगी या संविदा पूर्ण रूप से इफेक्टिव नहीं है तो आंशिक परिपालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस संदर्भ में जीत सिंह बनाम पलारा AIR 2003 P&H 259 के वाद में भी न्यायालय के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है, पुष्ट किया गया है कि किसी भी परिपालन के आंशिक परिपालन के सिद्धांत को लागू होने के लिए संविदा का होना आवश्यक है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अधिनियम की धारा अंतरण 5 जिसमें अंतरण शब्द को बताया गया है, नंबर 1 वो होना चाहिए, उस संदर्भ में संविदा होनी चाहिए, अर्थात पारिवारिक बंदोबस्त, फैमिली सेटलमेंट या डिवीजन, विभाजन, पार्टीशन के संदर्भ में अधिनियम की धारा 53A लागू नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन ये पैदा होता है कि संविदा भी की गई है तो संविदा का एक मुख्य आधार है। संविदा अधिनियम में भी आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज पक्षकारों के बीच लागू होने के लिए कानून की दृष्टि से उस एग्रीमेंट का, उस संविदा का लिखित में होना आवश्यक है। संविदा का लिखित होना आवश्यक है। संविदा के संदर्भ में आवश्यक प्रारूपों की विवेचना नहीं किया गया है, केवल इतना जरूर बताया गया है कि संविदा को लिखित में होगा तो आसानी से इन्फोर्सेबल होगी, उसको आसानी से हम न्यायालय के माध्यम से परिवर्तन करा सकते हैं। मानकलाल बनाम हॉर्मस एवं रामचंद्रिया के केस में भी इन चीजों को स्पष्ट उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सिद्धांत को लागू करने के लिए, धारा 53A को लागू करने के लिए मौखिक बातचीत पर्याप्त नहीं है या मौखिक संविदा पर्याप्त नहीं है, लिखित संविदा का होना अति आवश्यक माना गया है। थर्ड दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तीसरा बिंदु यदि हम विवेचित करें तो अंतरण प्रतिफल के बदले होना चाहिए। 53A की मुख्य कि आंशिक परिपालन का सिद्धांत लागू करने के लिए दान या वश्यत न होकर प्रतिफल के बदले में संपत्ति का अंतरण अधिनियम की धारा 5 में बताए गए तरीकों में से एक के माध्यम से होना चाहिए, तभी धारा 53A में वर्णित सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस लागू हो सकता है। इसकी जो नेक्स्ट शर्तें हैं, दस्तावेज का निष्पादित होना, अर्थात एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज, इट मीन्स ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी मस्ट साइन ऑन द पेपर। जिस दस्तावेज द्वारा संपत्ति के अंतरण की संविदा की गई है वह दस्तावेज अंतरक या उसकी तरफ से ऑथराइज पर्सन द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि दस्तावेज का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, लिखित दस्तावेज से तात्पर्य एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस दस्तावेज द्वारा किसी अचल संपत्ति का अंतरण किया गया है या उसके संदर्भ में संविदा की गई है। तो इट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज, उसके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, निष्पादित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, तभी 53A के प्रावधान लागू हो सकते हैं। अंतरित द्वारा नेक्स्ट उसके जो बिंदु है, अंतरित द्वारा संविदा के परिपालन में संपत्ति का कब्जा प्राप्त करना, ये एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है कि जिस संपत्ति के संदर्भ में संविदा की गई है वो संपत्ति का कब्जा अंतरित के द्वारा कर लिया गया है या पूर्व से उसके पास चला आ रहा है, तभी हम इस धारा का लाभ ले सकते हैं। जगदीश सिंह बनाम बलवंत सिंह AIR 2004 NOC 90 P&H, उक्त वाद में भी यही चीज परिभाषित की गई है। इस संदर्भ में निर्णय दिया गया है कि अंतरणकर्ता ने संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए
संपत्ति के प्रतिफल की आधी बिक्री राशि का भुगतान अंतरित द्वारा किया गया तथा संपत्ति का कब्जा उसे सौंप दिया गया। प्रतिफल के बदले में संपत्ति का कब्जा भी दे दिया गया। न्यायालय ने अंतरिक की प्रतिरक्षा में धारा 53 का फायदा प्रदान किया, परंतु जहां कोई पक्षकार जो धारा 53 का फायदा लेना चाहता है, यदि वो लिखित करार करता है और न कब्जा प्राप्त करने को सिद्ध कर पाता है, तो वो धारा 53 का लाभ नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त कंडीशन फुलफिल करने पर ही हम धारा 53 का लाभ ले सकते हैं या उसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर टू कंसिडरेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग साइंड बाय द ट्रांसफरर और ऑन हिज बिहाफ, from which the term necessary to constitute the transfer can be ascertained without reasonable certainty. It is very important for us to know. Second conditions, the transfer should in part performance of the contract have taken possession of the property. It is also important for us. Third, the transfer should have performed or should be willing to perform. It is also very important to implement doctrine of part performance. Thank you.